देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज हमको दिया हुआ है, एक पॉइंट पे हमने चार्ज को रखा हुआ है और हमें उस चार्ज की वजह से उससे r दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। जैसे मान लो कि ये चार्ज है, सपोज करो कैपिटल Q, और इससे स्मॉल r दूरी पे ये कोई पॉइंट है B मान लेते हैं इसको। इस B पॉइंट के ऊपर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। और जब भी एक चीज याद रखो, एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना हो तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट आपको चूज करना पड़ता है, और वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है, नॉर्मली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो पॉइंट लेते हैं इनफाइनाइट के ऊपर। तो इस चार्ज से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ और वहां पे एट इनफाइनाइट आप पोटेंशियल को क्या मान सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी सब आप क्या मान सकते हो, जीरो मान सकते हो। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट कौन होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू इक्वल टू वीबी। याद है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल बताना होगा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू इक्वल टू वीबी। वीबी का मतलब है बी पॉइंट पे पोटेंशियल, क्यू वो चार्ज है जिसको हम लेके आएंगे, और W इनफाइनाइट बी वो वर्क है जो इनफाइनाइट से उस बी पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जो चार्ज है वो 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम। तो अगर चार्ज को 1 कूलाम ले लोगे तो W इनफाइनाइट बी ये डायरेक्टली किसके बराबर लिख सकते हो, VB के। मतलब अगर आपको इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q, तो इसके लिए हम एक 1 कूलाम चार्ज लेंगे, है ना, सिंपल करने के लिए ऐसा किया है, एक 1 कूलाम चार्ज लेंगे और उसको इनफाइनाइट से इस B पॉइंट तक लेके आएंगे और देखेंगे कि उसके लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। क्या देखेंगे उसके लिए कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलाम चार्ज के लिए जो भी वर्क आएगा वो सीधा सीधा किसके बराबर आएगा, इस B पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो ये प्रोसीजर आपको यूज करना है। ठीक है, अब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना, बस वही कैलकुलेशन है। बाकी फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख ही दिया है कि इनफाइनाइट से B पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो B पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन भी है, किसी पॉइंट पे जो डेफिनेशन होती है ना पोटेंशियल की, वो यही होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस तरीके से। ठीक है, ये वर्क डन हम कैलकुलेट करके देखेंगे और इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, B पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। इस B पॉइंट पे पोटेंशियल इस वर्क के बराबर ही होगा जो इनफाइनाइट से इस B पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमें करना पड़ेगा। कितना चार्ज हम लेके आ रहे हैं, देखो 1 कूलाम चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग। तो इनफाइनाइट से हम चले और हमारे पास क्या है, 1 कूलाम चार्ज है। मान लो यहाँ पे आ गए हम चलते चलते, यहाँ पे हमने उस चार्ज को लाके रखा। चार्ज कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, जैसे चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल करने लग जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, कूलाम्स लॉ से हम इजीली पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी दो चार्ज है उनके बीच की दूरी अगर r दे रखी है तो उनके बीच का फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कूलाम्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पे ये दूरी हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी ये चार्ज इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी मैं x मान लेता हूं एक बार। कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। ये वाला जो चार्ज है इससे x दूरी के ऊपर ये चार्ज है अभी। तो बताओ ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r की जगह x लेना है, लेकिन ध्यान रखना Q1 की जगह कैपिटल Q ले लो, Q2 की जगह 1 कूलाम ले लो और दूरी की जगह x ले लो। तो क्या आएगा, KQ बाई x स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है ऐसे। ठीक है, अब सपोज करो ये वाला जो चार्ज है 1 कूलाम, इसको हम इधर हमें लेके कहाँ पे आना है, इसको इनफाइनाइट से B तक लेके आना है। तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो तो इधर ही होगा। तो मान लो यहां से जब ये यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज 1 कूलाम, यहां से मैं थोड़ा सा इसको B पॉइंट की तरफ खिसकाता हूं, मामूली सा खिसका रहे हैं dx डिस्टेंस से। तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके थ्रू जो वर्क होगा वो होगा dw इक्वल टू Fe डॉट dx। ठीक है, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, और dx का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो इस चार्ज को हमने बी पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए किया है।
dx का मतलब क्या है यहाँ पे, dx का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो f डॉट dx लिखा है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा यहाँ पे। तो थीटा भी देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। तो आप इजीली बता सकते हो कि फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर किया जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हो गया ना। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें पता चल चुका है कि एंगल क्या क्या लेना है, यहाँ पे 180 डिग्री लेना है। एफ ई की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे। आया समझ में, ठीक है। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1, तो ये आएगा माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया अपने पास में, ये अपने पास वो वर्क आ गया जो dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक तरह से। लेकिन हमें इस चार्ज को कहां से कहां तक लाना था, इनफाइनाइट से लेके आना था b पॉइंट तक। ये तो सिर्फ dx डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क आ गया, हमें तो इनफाइनाइट से b पॉइंट तक लाना है। तो इनफाइनाइट से b पॉइंट तक लाने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, dx 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 ऐसे खिसकाते जाएंगे चार्ज को और वर्क कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर सबको जोड़ लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनफाइनाइट चीजों के एडिशन के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डायरेक्टली हम उस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं जो टोटल हमें इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक चार्ज को लाने में करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लेके आ रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। शुरुआत में पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो शुरुआत वाला पॉइंट है इनफाइनाइट पे, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट है। लेकिन ये कितनी दूरी पे है, इस चार्ट से हम देख रहे हैं ना, यहां से इनिशियल पॉइंट तो इनफाइनाइट दूरी पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, आर दूरी पे है। ये आर दूरी है ना, देखो इनिशियली जो चार्ज है 1 कूलम वो कहाँ पे था, इनफाइनाइट दूरी पे था, लेकिन फाइनली तो ये बी पॉइंट तक आएगा ना, तो ये कितनी दूरी पे आ जाएगा, आर दूरी पे आ जाएगा। तो आपको इनफाइनाइट से आर की लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। dw का इंटीग्रेशन, w यानी कि टोटल वर्क जो इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक चार्ज को लाने में किया। आया समझ में। के क्यू कॉन्स्टेंट है, उसको अलग कर लो। ये जो 1/x² है, क्या हम इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा ना तो x की पावर -2 बन जाएगा। और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और इनफाइनाइट से r की लिमिट। तो ये आ जाएगा w इनफाइनाइट b इक्वल टू, ये देखो -1 आएगा यहाँ से, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू, और ये x की पावर -1 बनेगा जिसको 1/x भी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो क्या, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। w इनफाइनाइट b क्या आएगा इससे, अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करो, पहले x की जगह r पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये 1/r बनेगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो यानी कि -1/इनफाइनाइट लिख देंगे इसको। 1/इनफाइनाइट कितना होता है, ये तो 0 होता है। इसका मतलब जो वर्क डन आ गया अपने पास में वो कितना आया, w इनफाइनाइट b, ये आ गया KQ/r के बराबर। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 1 कूलम चार्ज के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी कि इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से वो बराबर होगा KQ/r के। तो लिख देते हैं इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा KQ/r। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 1 कूलम चार्ज के लिए हमने वर्क कैलकुलेट किया है, ये वाला वर्क, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी पॉइंट पे पोटेंशियल को, ठीक है। आया समझ में, क्लियर एकदम। तो याद रखेंगे कि जब भी हमें किसी भी चार्ज से, जब भी हमें किसी भी चार्ज से r दूरी के ऊपर पोटेंशियल बताना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/r। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, KQ/r, ठीक है। Q मतलब वो चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, r मतलब उस पॉइंट की, उस चार्ज से दूरी जहां पे पोटेंशियल बताना है, और K का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बस इस फॉर्मूले को जब भी आप यूज करो तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी चार्ज की वजह से, तो उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे मैटर करेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से पोटेंशियल हमेशा
नेगेटिव होता है। तो याद रखना है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना है बस। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई आर होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये तो फिर माइनस के क्यू बाई आर लिखना पड़ता। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे इसको। ठीक, आया समझ में? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ग्राफ आपको बता रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ हम ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस पे हम चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस ले रहे हैं आर, और वाई एक्सिस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल ले रहे हैं। हमको पता है कि कोई भी चार्ज हो उससे आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, और जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर होता है। सबको पता है ये चीज? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमको पता है। अगर मैं चार्ज से 1 मीटर दूरी पे चेक करूं, आर कितना लिया है मैंने 1 मीटर, अगर मैं चार्ज से 1 मीटर दूरी पे चेक करूं तो एट आर इक्वल टू 1 मीटर ई की वैल्यू कितनी आएगी के क्यू बाई 1 का स्क्वायर यानी के क्यू, और वी की वैल्यू क्या आएगी के क्यू बाई 1 यानी कि वी भी क्या आएगा के क्यू के बराबर आएगा, यानी कि दोनों की वैल्यूज बराबर आ गई। इसका मतलब जो ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ करेंगे वो दोनों ग्राफ आर इक्वल टू 1 मीटर के ऊपर एक दूसरे को काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि उनकी वैल्यू सेम रहेगी, ई और वी की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए वो काटेंगे। अब ई की वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि वी की वैल्यू आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हो आप? जैसे मैं 2 मीटर दूरी पे चेक करूं तो पोटेंशियल तो मुझे मिलेगा के क्यू बाई 2 मीटर डिस्टेंस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा के क्यू बाई 2 का स्क्वायर यानी कि के क्यू बाई 4। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया भी, के क्यू बाई 4 कम है के क्यू बाई 2 से। इसका मतलब अगर हम 1 मीटर से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तेजी से कम होती जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो पोटेंशियल है क्योंकि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो कम तो वो भी होगा लेकिन धीरे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में। तो अब इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं किस टाइप के ग्राफ बनेंगे। ये जो पहला ग्राफ है ये मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और दूसरा जो ग्राफ है वो मैं पोटेंशियल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। उसका स्लोप हम कम दिखाएंगे क्योंकि वो धीरे कम होगा कंपैरेटिवली, और आर इक्वल टू 1 मीटर के ऊपर दोनों की वैल्यू ई और वी की वैल्यू सेम भी होगी। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि आर इक्वल टू 1 मीटर पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ई और वी की वैल्यू 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या आएगी सेम आएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ना ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ग्राफ समझ में आया क्या? जो चीज तेजी से कम हो रही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका स्लोप देखो मैंने ज्यादा दिखाया है, और जो धीरे धीरे कम हो रहा है उसका स्लोप हमने कम दिखाया है। तो ये पोटेंशियल वाला ग्राफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ है। तो कंपेरिजन हो गया दोनों का, और दोनों एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं? क्योंकि r इक्वल टू 1 मीटर के ऊपर आप देखोगे तो दोनों की वैल्यूज, दोनों की चाहे e हो या v हो, दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, क्लियर एकदम? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब आपको एक सिस्टम दे रखा है चार्जेस का, और किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है सिस्टम की वजह से। जैसे ये कोई Q1 चार्ज है, ये कोई Q2 चार्ज है, ये कोई Q3 चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर। आपको सपोज करो ये कोई पॉइंट P बता रखा है और इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। क्या करना है? इस P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब ये क्या चीज होती है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है, सबसे पहले इन अलग अलग चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और उसके बाद में उन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर लो विद सिंबल, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, याद रखनी है। पोटेंशियल क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस सिंबल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सारे चार्ज हमने पॉजिटिव ही दिखा रखे हैं तो इन सबका पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा इस P पॉइंट के ऊपर। अब कितना कितना आएगा ये अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इन चार्जेस की इस P पॉइंट से दूरियां डिफाइन कर देते हैं। मान लो पहला चार्ज P पॉइंट से R1 दूरी पे है, जो सेकंड चार्ज है वो
इस P पॉइंट से किसी R2 दूरी पे है, और जो थर्ड चार्ज है वो इस P पॉइंट से मान लो R3 दूरी के ऊपर है। ये दूरियां हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब अलग अलग चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताएंगे। जैसे पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 होगा K Q1 अपॉन R1, फॉर्मूला वही है KQ बाई R वाला लगाना है, ठीक है। सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल K Q2 अपॉन R2, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल K Q3 अपॉन R3, ऐसे करते जाएंगे। और भी चार्ज होते तो सबके लिए ऐसे ही करते। और उसके बाद में क्या करना है, टोटल पोटेंशियल के लिए सबको ऐड कर लेना है, बस सिंबल का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो सारे के सारे पोटेंशियल पॉजिटिव ही हैं, इसलिए पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड किया जाता। तो ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे टोटल पोटेंशियल। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, आसान है एकदम। तो जब भी आपको सिस्टम दे रखा हो चार्जेस का तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अलग अलग चार्ज का उस पॉइंट के ऊपर जहां पे आपको पोटेंशियल पूछा जा रहा है, सबसे पहले अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, what is work done in moving a 2 microcoulomb point charge from corner A to corner B of a square ABCD when a 10 microcoulomb charge exists at the center of the square। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है अपने पास में, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर हो गया और इसका नाम रख दो ABCD, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ होगा, तो जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर। सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q जो कि है 10 माइक्रोकुलाम, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकुलाम। अब एक दूसरा चार्ज है, उसको हम कॉर्नर A से कॉर्नर B की तरफ लेके जाएंगे, इधर से इधर लेके जाना है, तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको पूछा जा रहा है। ये कोई स्मॉल q चार्ज है जो कि है 2 माइक्रोकुलाम, कितना है 2 माइक्रोकुलाम। इस 2 माइक्रोकुलाम चार्ज को आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है और पूछा जा रहा है कि इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको वो वर्क कैलकुलेट करना है जो इस चार्ज Q को हमें A से B तक ले जाने में करना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्क हम कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहले बात तो ये कि ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सेंटर पे रखा हुआ है, ये चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज मूव कर रहा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा और इसी की वजह से हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वर्क को हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, अगर मैं इसकी वजह से A पॉइंट और B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता हूं तो मैं इजीली इस वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो WAB अपॉन Q इक्वल टू VB माइनस VA। VB और VA का मतलब है B पॉइंट और A पॉइंट का पोटेंशियल। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है तो वैल्यूज पुट करके हम वर्क को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कोई भी स्क्वायर हो, एक चीज याद रखनी है कि उसके सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस चारों तरफ क्या होगी, हर एक कॉर्नर के लिए R होगी। सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर की डिस्टेंस आप देखोगे स्क्वायर के अंदर वो बराबर आएगी। तो ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, आप खुद बताओ कि इससे R दूरी पे ये जो पॉइंट A है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, उसको मैं VA से डिनोट कर रहा हूं। कितना होगा पोटेंशियल, K Q कौन सा लेना है, ये वाला चार्ज लेना है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। और इसी तरीके से इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से R दूरी पे ये जो B पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो K Q बाई R। ये तो सेम आ रहा है, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है कि जो पॉइंट है वो चार्ज से इधर है या इधर है या इधर है, कहीं भी हो, R दूरी पे कहीं भी पॉइंट हो, चार्ज से R दूरी पे चारों तरफ पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R ही होगा, हर जगह बराबर होगा। तो जो A पॉइंट है और B पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना निकल के आया, KQ बाई R और KQ बाई R, यानी कि बराबर आ गया। और अगर बराबर आ गया पोटेंशियल, इसका मतलब VA और VB की वैल्यू बराबर है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं हियर VB एंड VA आर इक्वल, सो दैट WAB अपॉन Q इक्वल टू जीरो बन जाएगा, यानी कि WAB क्या आ जाएगा, बोलो जीरो आ जाएगा। तो चार्ज को मूव करने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा।
तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बन जाता है कि जब भी आप कोई ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करोगे जहां पे पोटेंशियल बराबर है, जब भी आप किसी चार्ज को ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में मूव करोगे जहां पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो उसके लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि VB माइनस VA हमेशा जीरो बनेगा। अगर कोई दो ऐसे पॉइंट्स आप चूज करते हो जहां पे पोटेंशियल बराबर है, तो उनके बीच में चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, Z फॉर गोल्ड इज 79। ये किसी गोल्ड न्यूक्लियस की बात कर रहा है, मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 79। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 79 होता है। एटॉमिक नंबर 79 होने का मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो इस गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 79। तो उन पे चार्ज कितना होगा, 79 इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो आपको इस गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। इसकी सरफेस सेंटर से कितनी दूरी पे है, जितना इसकी रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी इसकी, तो इसका डायमीटर दे रखा है 13.2 फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 होता है, इसका हाफ करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी को मैंने मीटर में चेंज करके लिखा है, ठीक है। चलिए जी, अब आपको इसकी सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। अब वैसे तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होगा, और वो प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम के अंदर, जितना न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा उसमें यूनिफॉर्मली जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो वो चार्ज पूरे तरीके से पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है, जितने भी प्रोटॉन्स है ना वो इस जगह पे हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पे। तो हमें सेंटर से r दूरी पे, यानी कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। तो कोई भी चार्ज हो उससे r दूरी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r होता है। तो ये लगा दो डायरेक्टली। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या है, 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, डिवाइडेड बाई r कितना है, r है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सॉल्व कर लेंगे, यही क्या आएगा अपने पास, इस गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस पे पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आसान है एकदम, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है एकदम क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electrostatic potential 0? ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं अपने पास में, पहला चार्ज यहाँ पे रखा है, इसको Q1 बोल देते हैं, जो कि है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है। और दूसरा चार्ज इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, मान लो यहाँ पे रखा है, ठीक है। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और ये कितना है यहाँ पे, ये है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम के बराबर। और ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की 16 सेंटीमीटर बता रखी है क्वेश्चन के अंदर। आपको पूछा है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर बीच में कहां पे पोटेंशियल 0 होगा। अब पोटेंशियल 0 क्यों होगा वो समझो। देखो पोटेंशियल इसलिए 0 होगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो इसको ऐड करोगे तो आपस में कैंसिल होगा ना। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में जहां पे अगर मान लो आप एक पॉइंट कंसिडर करते हो P, तो इस P पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जब आप ऐड करोगे तो ये 0 बन रहा होगा। तो वो दूरी पूछिए आपको कि किसी भी एक चार्ज से वो दूरी कितनी है। मान लो Q1 चार्ज से हम दूरी बता रहे हैं, वो दूरी है x, तो x आपको पूछा जा रहा है। आया समझ में क्वेश्चन। तो x आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसने क्वेश्चन में बोला कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इसको ऐड करेंगे तो 0 बनना चाहिए, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। V1 कितना होगा, तो पहले चार्ज से x दूरी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा बताओ। तो इसका फॉर्मूला है KQ1 अपॉन x, है ना, KQ/r वाला फॉर्मूला लगा है। दूरी x है ना, इसलिए KQ/r, r की जगह x लिखेंगे, q की जगह Q1 लिखेंगे।
और दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होगा के Q2 डिवाइडेड बाई, और ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल 16 है, उसमें से x को माइनस कर दो, ये दूरी आ जाएगी 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो k तो उड़ाई दो पहले, Q1 कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स, और इधर Q2 कितना है, अब ये तो माइनस में पुट करेंगे तो माइनस, और ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। याद रखना इन फॉर्मूलों के अंदर जहां पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्जेस की वैल्यू हमेशा सिंबल के साथ में पुट करनी है। इक्वल किधर जाएगा ये, तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये बन गया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स। अब 10 की पावर माइनस 8 को उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा इस 3x में 5x, तो ये बन जाएगा 8x इक्वल टू 80। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको दूरी सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो पहला जो चार्ज है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे पॉइंट होगा, और अगर दूसरे से पूछता तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट होगा। ठीक है, आया समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. ये क्यूब दिखा रखा है और इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। हमें इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सेंटर कहाँ होगा, तो जहां पे इसके डायगोनल्स यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वो पॉइंट होगा सेंटर। ये वाला पॉइंट सेंटर है। जैसे अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाओ, जैसे ये जो कॉर्नर है इसका अपोजिट कॉर्नर ये होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर उधर ये होगा, तो ये जो अपोजिट कॉर्नर से इनको मिलाने से ये जो लाइनें बनेंगी इनको बोलेंगे डायगोनल्स, और ये जहां पे एक दूसरे को काट रहे होंगे वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द क्यूब, इसको मैं O बोल देता हूं। तो O पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। अब क्यूब के लिए एक चीज याद रखो, आप क्यूब का जो हर एक फेस है वो कैसा होता है, स्क्वायर का जैसा होता है। ठीक है, क्यूब का जो हर एक फेस है वो कैसा होगा, स्क्वायर, और हर एक साइड क्यूब की बराबर होती है। ये अगर B है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, B के बराबर होगी, और ये वाली साइड भी क्या होगी, B के बराबर होगी। अगर ये B है और ये B है तो ये वाला जो नीचे वाला फेस होगा ना इस क्यूब का, उसका ये जो डायगोनल आएगा, नीचे वाला जो फेस है वो एक स्क्वायर है और उसका ये डायगोनल हो गया। इस डायगोनल की लेंथ आती है √2 इंटू बी के बराबर, √2 टाइम्स ऑफ बी के बराबर। जैसे कोई भी स्क्वायर होता है ना, ये जैसे एक स्क्वायर है, मान लो ये साइड बी है, ये साइड बी है, तो इसका डायगोनल क्या आएगा, तो √b² प्लस b², ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो ये √2b के बराबर आता है। तो उसी तरीके से ये जो नीचे वाला फेस है इसका ये जो डायगोनल आता है ये कितना आता है, √2b के बराबर आता है। अब ये √2b है और ये b है, ठीक है, तो याद रखो कि यहाँ पे अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और आप याद भी रख सकते हो डायरेक्टली वैसे कि कोई भी अगर क्यूब है तो उसका जो ये अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये √3 टाइम्स ऑफ b के बराबर आएगी। जैसे नीचे वाले फेस का ये जो डायगोनल है ये √2b होता है, उसी तरीके से ये अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाला ये जो डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ आती है √3b के बराबर। मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं, बाकी आप इसको याद रखना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना उसको। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना इधर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर ध्यान से देख के बताओ, ये वाली साइड क्या है, B, ये क्या है, √2b। तो ये जो हाइपोटेनियस ये किसके बराबर आएगा, तो हाइपोटेनियस बराबर आएगा √2b के स्क्वायर, √2b के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2b² बनेगा, ये b², तो ये 3b² बन गया अंडर रूट के अंदर। तो इससे बाहर क्या आएगा, √3b बाहर आएगा। बोलो आया क्या समझ में। तो याद रखना है कि कोई भी क्यूब हो उसका जो एक तरह से डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ होती है
√3b के बराबर। b का मतलब है साइड ऑफ द क्यूब। अब अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आ रही है कितनी, √3b, तो हाफ डिस्टेंस r कितनी हो जाएगी, जिसको हम r बोल रहे हैं इस डिस्टेंस को, तो ये r कितना हो जाएगा, तो r को हम लिख सकते हैं √3b/2, हाफ होगा ना इसका, यहां से यहां तक की लेंथ √3b, तो इसका हाफ कर दो, ये आ गया √3b/2। आया समझ में। अब हर एक कॉर्नर की जो डिस्टेंस आएगी ना सेंटर से वो इतनी आएगी √3b/2, r की वैल्यू सेम होगी। अब किसी एक कॉर्नर की वजह से, एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं, कितना आता है, सिर्फ एक चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं मैं, तो ये आएगा, फॉर्मूला लगाओ KQ/R, KQ/R, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3b/2, ये पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू आ जाएगा KQ √3b/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो V आएगा यहाँ पे 2KQ/√3b के बराबर। ये एक चार्ज का पोटेंशियल अपने पास आया है। अब ऐसे कितने चार्ज है इस क्यूब के अंदर, तो ऐसे 8 चार्जेस है, और हर एक चार्ज की सेंटर से दूरी r है, तो हर एक चार्ज की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो बराबर आएगा, इतना ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये जो एक चार्ज का पोटेंशियल है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये आंसर आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 16KQ/√3b के बराबर, ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में। दूसरी चीज, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले जैसे इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मैं देख रहा हूं, तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, ठीक है, इसको E मान लेते हैं। कितना होगा E, तो KQ/R² के बराबर। तो इसका अपोजिट कॉर्नर है, वहां पे देखो, वहां पे भी Q चार्ज रखा हुआ है और इससे इस सेंटर की दूरी R है, तो इसकी वजह से भी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो KQ/R² आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, यानी कि इधर होगी। अब आप एक चीज नोटिस करो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इन दोनों का, 0। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, और इस वाले कॉर्नर का जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो दोनों अगेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये समझ रहे हो बात। तो अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहे हैं सिमेट्री की वजह से, इसलिए सेंटर के ऊपर जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाओगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर होगा 0। सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं हो, तो हमारे दिमाग में आता भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां तो पोटेंशियल होगा ही, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा हो लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा हो, जैसे ये वाला केस हो गया, देखो आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं इसको।